बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 का ये सेकंड पोर्शन का पहला लेक्चर है। चैप्टर 9 के अंदर बेसिकली हमने पहले पोर्शन के अंदर इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस किस तरह से होती है, क्या कंडीशंस थी, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से लाइट की वेव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाती है। वो जो डाइफ्रैक्शन का अमल भी उसके साथ साथ वहाँ पे हो रहा था जब इंटरफेरेंस हो रही थी, लेकिन हमने डाइफ्रैक्शन को डिस्कस नहीं किया। डाइफ्रैक्शन को डिस्कस अब हम करते हैं और साथ साथ इसकी डिस्कशन लेके चलते हैं। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? Diffraction of light। डाइफ्रैक्शन लाइट की बेंडिंग प्रॉपर्टी का नाम है। यानी जब भी लाइट बेंड हो जाती है तो हम कहते हैं कि उस वक्त लाइट की डाइफ्रैक्शन हो गई। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, बेंडिंग का मतलब मुड़ जाना। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल is known as obstacle or narrow slit is known as diffraction of light। बच्चों, जब इंटरफेरेंस को हम स्टडी करते हैं तो ये बात हमें डाइफ्रैक्शन की असल में वहाँ से ही मालूम होती है कि जब लाइट दो स्लिट में से पास करती है, अगर वो लाइट बेंड ना होती तो वो दोनों स्लिट में से पास करने के बाद सामने स्क्रीन के ऊपर दो डॉट बना देती, यानी दो रोशनी के दो डॉट्स बन जाते। हमें इंटरफेरेंस का वो पैटर्न ब्राइट डार्क ना मिल रहा होता, और सेंटर के ऊपर तो बिल्कुल ब्राइट ना बनता, क्योंकि अगर लाइट सीधी पास करती, ये दो स्लिट थे, एक स्लिट है, इस स्लिट में से अगर लाइट सीधी पास कर जाएगी तो वो सीधी जाकर दीवार के ऊपर एक डॉट बनाएगी रोशनी का। अगर हम इंटरफेरेंस का पैटर्न देखते हैं तो उसमें सेंटर पर ब्राइट बनती है। इसका मतलब ये है कि दो स्लिट में से लाइट इस तरह बेंड होती हुई सेंटर पर पहुंचती है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। तो सेंटर का शो होना ये जाहिर कर रहा है कि उन स्लिट में से लाइट सीधा तो जा ही रही है, साथ साथ बेंड भी होती है, इस तरफ भी और इस डायरेक्शन में भी, जिसकी वजह से हमें लाइट के इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट डार्क जो है वो नजर आते हैं। बच्चों, लाइट की बेंडिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हो रही होती है, यानी जब भी वो नैरो स्लिट में से एक स्मॉल स्लिट में से गुजरती है तो बेंड हो जाती है। अगर हम इसको वैसे एक्सप्लेन करना शुरू करें लाइट की बेंडिंग प्रॉपर्टी को, लेट कंसिडर a small steel sphere that is comparable to size of wavelength, जिसका साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल।
अगर हम उसके ऊपर लाइट को एक्सपोज करें, ये मेरे पास वो मेटेलिक बॉल है जो कि स्फेरिकल है, इसके सामने यहां पर एक स्क्रीन है। अगर बच्चों यहां से एक लाइट सोर्स से लाइट को भेजा जाए तो ये लाइट इसके किनारों तक पहुंचेगी और ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये सारे का सारा ब्राइट हो जाएगा। हमें ज़ाहिरी तो यही लगता है कि ये लाइट यहां पर पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी और ये सारा हिस्सा हमें ब्लैक नजर आ रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता जब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं। हकीकत में ये होता है कि लाइट असल में बेंड होकर इस जगह पर आ जाती, ठीक है, और सेंट्रल स्पॉट जो है वो वही लाइट का होता है जिस लाइट से सोर्स आ रही है। यानी अगर रेड लाइट है तो सेंटर रेड बन जाएगा, ग्रीन लाइट है तो सेंटर ग्रीन बन जाएगा, और इसके ऊपर यहां पर ब्लैक पोर्शन हमें नजर आता है और इस जगह पर भी ब्लैक पोर्शन नजर आता है। होना तो ऐसे चाहिए था कि अगर ये बॉल है तो बॉल की साइज का हमें यहां पर ब्लैक ही नजर आता, लेकिन जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस साइज का ब्लैक होने की बजाय सेंटर उसका जो था वो ब्राइट था, जिससे पता चला कि लाइट किनारों से बेंड होकर सेंटर तक जरूर पहुंची है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह चीज जाहिर होती है कि लाइट हैव बेंडिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ये चीज आप करने की कोशिश करेंगे कि ये बल्ब चल रहा है तो उसके सामने लाइट कोई बॉल रख के देखें स्फेरिकल, तो सामने दीवार पर क्या नजर आएगा, तो आपको सारे का सारा ब्लैक नजर आएगा, सेंटर ब्राइट नहीं होगा। उसकी क्या रीजन है बेटे? उसकी रीजन ये है कि वो आपके जो बॉल का साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा है। ये डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी उस वक्त वाज़े शो होती है, यानी लाइट का बेंड होना उस वक्त वाज़े शो होता है जब सामने रखा गया ऑब्स्टेकल बोलते हैं रुकावट, जब उस ऑब्स्टेकल का साइज जो है वो वेवलेंथ के साइज से स्मॉलर हो या उसके कंपेरेबल हो, यानी तकरीबन बराबर हो उसके, तो उस वक्त हमें ये चीज जो है वो वाज़े शो होती है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ डाइफ्रैक्शन। कंडीशन ऑफ डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन size of this small sphere less than the wavelength of light, कि लाइट की वेवलेंथ से उस ऑब्स्टेकल का साइज बेटे कम हो। यही सूरत हाल होती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के उन स्मॉल स्लिट की, कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के स्मॉल स्लिट के अंदर का जो साइज होता है वो वेवलेंथ से छोटा होता है, इसलिए लाइट बेंड कर जाती है और बेंड करके उस पूरी स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करती है। यही सूरत हाल बेटे हमारे पास इस स्फीयर की है कि स्फीयर के किनारों से लाइट बेंड होकर सेंटर तक आती है और वो लाइट जो है वो सेंटर को ब्राइट बना देती है। असल में होता यह है कि जब आप लाइट को फॉल करते हैं उस मेटालिक स्फीयर पर, तो इस स्फीयर के जो 2 पॉइंट्स हैं, इट एक्ट एज अ लाइट सोर्स। वो लाइट सोर्स तमाम डायरेक्शन में एमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट सेंटर पर भी चली जाती है और ब्राइट हो जाती है। ये हाइगन का जो प्रिंसिपल था उससे हमने ये असूल लिया कि लाइट किनारों पर पहुंचकर वो एक ब्राइट सोर्स के तौर पर एक्ट करती है, वो फर्दर सेंटर की तरफ भी लाइट भेजती है, जिससे ऐसे लगता है जैसे लाइट बेंड हो रही है। तो ये अमल जो है बेसिकली डाइफ्रैक्शन कहलाता है। डाइफ्रैक्शन की
अगर हम मजीद प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाइफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट। हम एक छोटा सा स्लिट लेते हैं और उसमें इस डाइफ्रैक्शन के अमल को समझने की कोशिश करते हैं। स्लिट यानी सुराख स्क्रीन के अंदर, और वो होल वो इतना छोटा होना चाहिए कि कंपेरेबल टू द वेवलेंथ हो। तो बच्चों उसके साथ क्या सलूक होगा, ये चीज हमने डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्जर्व करनी है। अब इसका जो डाइफ्रैक्शन का अमल है, इसको देखने के लिए ही हमने ये चीज जो है स्लिट का एक्सपेरिमेंट करना है। लेट we consider a small slit is exposed by light। हमने लाइट से एक स्मॉल स्लिट को एक्सपोज किया। हमारे पास ये एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर बहुत स्मॉल सा स्लिट है, लेकिन मैं अब आपको चूंकि शो करना है मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये हमारे पास स्लिट है, इस स्लिट के अंदर डिफरेंट वेव्स आएंगी, वेव फ्रंट्स आएंगी, वो वेव फ्रंट्स आकर इसके साथ टकराएंगी। इसके अंदर से फिर लाइट रेज निकलकर अगली तरफ जाएंगी। वैसे ये स्लिट बहुत छोटा है, लेकिन आपको शो करने के लिए मैंने इसको बड़ा बनाया। इसमें बेशुमार लाइट रेज गुजरेंगी, लेकिन मैं जो है इसके अंदर सिर्फ 9 रेज को कंसिडर करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये बच्चों 9 रेज है, और इस स्लिट का जो साइज है वो d के बराबर है। वैसे तो हम आमतौर पर कहा करते थे कि जो d है ये दो स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, यहां पर एक स्लिट का साइज हम d के बराबर कंसिडर करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम कहते थे दो स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस d है। तो हम ये चीज यहां पर अभी डायग्राम कंप्लीट करनी है हमने। तो सामने स्क्रीन पड़ी हुई है, इस स्क्रीन S के ऊपर हमने वो पैटर्न देखना है कि किस तरह से डाइफ्रैक्शन वाली लाइट पहुंचेगी। We consider light source fall, number of rays on slit। This slit size is d। We consider only 9 rays। मैं सिर्फ उनमें से 9 रेज को कंसिडर करता हूं। बच्चों वो 9 रेज इस तरह से इसके ऊपर फॉल होती हैं। अब ये इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से लाइट एंगल थीटा पर नीचे की तरफ बेंड हो जाती। ये वाला एंगल इसने थीटा बनाया। अगर ये वाली लाइट रे बेंड हुई है तो नीचे वाली भी बेंड होगी, उससे नीचे वाली भी बेंड होगी। तमाम लाइट रेज जो है ये बेंड होकर इस तरीके से जाना शुरू हो जाती। वैसे ये ऊपर की तरफ भी बेंड की जा सकती हैं, नीचे की तरफ भी होंगी, स्ट्रेट भी जाएंगी। तो हम नीचे की तरफ एंगल थीटा पर बेंड होने वाली लाइट को कंसिडर करते हैं। ये लाइट रेज पैरेलल जा रही थी, इनको स्क्रीन पे इकट्ठा करना था, तो इसके सामने मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है पैरेलल रेज को इकट्ठा कर देता। दीज पैरेलल रेज ये पैरेलल रेज आते ही इस पॉइंट P के ऊपर इकट्ठी हो जाती। तमाम की तमाम रेज P पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। जब बच्चों ये रेज मिलेंगी तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि दे फॉर्म्ड अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर।
ठीक है, तो ये 9 रेज जो है ये किसी ना किसी तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे। हम कहते हैं कि दीज रेज आर परफॉर्म आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव interference. This shows bright or dark fringes pattern. ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का हमें एक पैटर्न जो है वो मिल रहा होगा। ये भी मिलता जुलता होगा इंटरफेरेंस से, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। अब वो डिफरेंस किस चीज में आएगा, वो बेटे साइज में आएगा। इसका इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है, इंटरफेरेंस से पैटर्न से मिलती जुलती बात ये होगी कि इसके सेंटर के अंदर भी ब्राइट बनेगा और साइडों पे डार्क ब्राइट की फ्रिंजेस बनती चली जाएंगी। लेकिन इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंट्रल ब्राइट बड़ा होगा। मसलन मैंने रेड कलर यूज किया है तो सेंटर के अंदर एक बड़ा सा ब्राइट बनेगा, ये ब्राइट कंस्ट्रक्ट होगा। फिर एक ब्लैक आएगा साइडों पे, यहां पर एक ब्लैक होगा, यहां पर एक ब्लैक होगा, और इधर भी एक ब्लैक बन जाए। फिर बेटे जो अगला ब्राइट होगा, वैसे इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क बराबर होते हैं, लेकिन डाइफ्रैक्शन के ब्राइट और डार्क बराबर नहीं होंगे। अगला ब्राइट छोटा बन जाएगा और इधर वाला भी ब्राइट जो है वो स्मॉलर बनेगा। उससे अगला जो डार्क होगा वो लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा पहले वाले डार्क की निस्बत, यानी डार्क बड़े होते चले जाएंगे, ब्राइट छोटे होते चले जाएंगे। ये ब्राइट और डार्क का डिफरेंस होगा और सिमिलरिटी इसकी ऐसी होगी कि इसके अंदर भी एक सीरीज ब्राइट और डार्क की बन जाएगी। फिर एक डिफरेंस और होगा, इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो ब्राइट और डार्क बनेंगे वो एग्जैक्ट ब्राइट, प्योर ब्राइट या प्योर डार्क होंगे। यानी जो उसकी डार्क फ्रिंज होगी वो प्योरली डार्क होगी, उसमें कोई लाइट नहीं होगी। जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो प्योरली ब्राइट होगी, उसमें कोई डार्क नहीं आएगा, डार्क शेड नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर जो डार्क होता है वो भी प्योर डार्क नहीं है, जो ब्राइट है वो भी प्योर ब्राइट नहीं है, उसके अंदर कुछ शेड दूसरे भी आ जाते हैं। यानी इस ब्राइट की इंटेंसिटी फुल ब्राइट जिसे आप बोलते हैं वो नहीं होगी, कुछ इसके अंदर डार्क की इमेजेस होगी। इस डार्क को फुल डार्क नहीं कह सकते, इसके अंदर थोड़ी सी लाइट की इमेजेस जो है वो होगी। तो इस तरीके से ये ब्राइट और डार्क, ये मैंने इस तरीके से बनाए हैं एक्स एक्सिस पर, असल में ये इस तरफ से वाई एक्सिस पर इस स्क्रीन पर शो होंगी। ब्राइट डार्क और नीचे भी इसी तरह ब्राइट डार्क की सीरीज हासिल होगी। अब हम पी पॉइंट पर जानना चाहते हैं कि क्या बन रहा होगा, ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। अब हमने इसमें अजम्पशन ये लेनी है, अजम्पशन लेके हम चलेंगे कि पहली रे और 9 वाली रे जो है, इन दोनों में अगर हम देखें तो ज्यादा फासला कौन कवर करती है। चूंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही देखा था कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली लाइट वो अजाफी पाथ डिफरेंस कवर करके आती थी। हम उस पाथ डिफरेंस से अंदाजा लगा लेते थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो बच्चों ये हमारे पास 1 वाली लाइट जल्दी पहुंच जाती है, 9 वाली ज्यादा फासला कवर करके आती। कितना ज्यादा फासला कवर करती है ये चीज हमने जानने के लिए 1 से 9 की तरफ एक परपेंडिकुलर फॉल करते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन और ये वाली उस स्क्रीन की लाइन, इनके दरमियान में यहां पर एंगल थीटा बन जाता है। क्लियर हो गया? ये एंगल थीटा कैसे बनता है? असल में आपकी ग्रीन लाइन और रेड लाइन के दरमियान में एंगल थीटा है। ग्रीन लाइन एक्स एक्सिस की तरफ है, रेड लाइन ऐसे एंगल थीटा इस पे, ठीक है। और ब्लैक लाइन जो है इस रेड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है 90 जाविये पर। इसका मतलब ये हो गया कि ब्लैक और रेड आपस में परपेंडिकुलर है
और ये वाली जो मैंने डॉटेड रेड ब्लैक लगाई है वाई एक्सिस के ऊपर इस स्लिट को कवर करने के लिए, ये परपेंडिकुलर है ग्रीन का, यानी ये वाली ब्लैक ग्रीन के परपेंडिकुलर है, ये वाली ब्लैक रेड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ब्लैक लाइंस। इनको मैं अगर और वाज़े शो करूं तो ये मुझे ऐसे दिखाई देंगे, ये वाली ब्लैक लाइन और ये वाली ब्लैक लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। किसके परपेंडिकुलर्स हैं? रेड और ग्रीन के। तो रेड और ग्रीन में जो एंगल थीटा है, फिर वही एंगल थीटा इसके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट असूल है मैथ का कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सिमिलर टू द एंगल ऑफ देयर परपेंडिकुलर्स। जो एंगल दो लाइंस के दरमियान में होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में होता है। तो अगर ये ग्रीन और ब्लैक रेड लाइन के दरमियान में एंगल थीटा है, तो इन दोनों ब्लैक लाइन को देखेंगे तो इनके दरमियान में भी एंगल थीटा ही होगा। बच्चों, मैंने कहा था कि हमने अजम्पशन लेनी है कि इस पॉइंट पर क्या बनेगा। हम कंसिडर करते हैं कि 9 वाली रे ज्यादा फासला कवर कर रही है। अब मैंने यहां से इसको इधर अलग से शो करना है। ये वाली 9 वाली रे इतना इजाफी फासला कवर करे, इधर ये वाली, ये इजाफी फासला कवर हो रहा है। अब ये इजाफी फासले में मुझे ऐसे लगता है जैसे एक वेवलेंथ इजाफी आ रही। ठीक हो गया, तो इसको हम पाथ डिफरेंस कंसिडर करेंगे। इस वक्त हमारे पास ये वाला डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस ऑफ स्लिट है, साइज ऑफ स्लिट है, ये d के बराबर है। तो अगर यहां से यहां तक d के बराबर है और इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस 9 वाली रे इजाफी एक वेवलेंथ कवर कर रही है, दैट इज पाथ डिफरेंस। इसको नाम दे देते हैं, दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये मैंने यही वाली ट्राइंगल बाहर करके बनाई है। अब बी सी इज द पाथ डिफरेंस। मैंने ये कंसिडर किया कि पहली और 9वीं रे के दरमियान में पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा के बराबर है। तो फिर बेटे इसके अंदर 1 और 5 भी तो आ रही हैं, 5 बिल्कुल सेंटर में है। 5 वाली जो रे है वो इसके बिल्कुल सेंटर में ऐसे आके टकराई। 9 वाली ये, 5 वाली ये, 1 वाली असल में ये, 1, 5 और 9 मैंने इसको यहां पे ड्रॉ कर। 5 वाली रे भी बेंड होकर ऐसे जाती है, 5 वाली रे भी परपेंडिकुलर है। ये जिस पॉइंट पर इस रेड लाइन को कट करती है, जब मैंने इसको जूम करके बनाया, ये सी प्राइम है और ये वाला बी वाला पॉइंट यहां पर ले आया तो बी प्राइम। अगर ए से बी तक डिस्टेंस डी है तो इसका हाफ जो होगा वो कितना होगा, d/2। ये मेरा पॉइंट कॉपी कीजिएगा, d/2। अगर पहली और 9वीं रे के दरमियान में एक वेवलेंथ पाथ डिफरेंस बन रहा है, तो जब उससे नीचे आओगे, पहली और 5 इधर से आधा हुआ तो इधर से भी आधा हो जाएगा, इधर से आधा हुआ तो ये हाफ वेवलेंथ होगी। ठीक है, होना ऐसे था कि पहली और 9 वाली रे ने आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी थी और ब्राइट यहां पर बनानी थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि पहली 9 वाली से मिले उससे पहले ही फर्स्ट रे 5 वाली से मिल जाती है। जब पहली रे 5 वाली से मिलती है तो पाथ डिफरेंस हाफ लैम्डा के बराबर होता है, जो कि बी प्राइम से ले। हाफ वेवलेंथ का मतलब मैंने सिर्फ क्रस्ट बनाया है, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया, आप बेशक ना ड्रॉ कीजिएगा। बी प्राइम से सी प्राइम तक पाथ डिफरेंस है और इसके अंदर आधी वेवलेंथ आती है, क्योंकि 9 वाली रे की पूरी वेवलेंथ आ रही थी। चूंकि उससे थोड़ा फासला है तो आधी वेवलेंथ इसलिए आती है, जो कि इधर से भी आप पीछे हाफ पर आ चुके हैं। तो इसलिए हाफ वेवलेंथ की वजह से पहली और 5वीं वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने की वजह से पहली और 5वीं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये चीज हम इधर क्या लिखेंगे, हम कहेंगे रे 1 एंड रे 5 have path difference is λ/2 और उस पाथ डिफरेंस को डायग्राम में हमने 20 प्राइम सी प्राइम से शो किया है, जो कि λ/2 से होती है। और ये वेव्स क्या है, इन फेज, दीज आर इन फेज, सो परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक चीज और याद रखिए कि डाइफ्रैक्शन लाइट की बेंडिंग का नाम है, और उस बेंडिंग के जो पैटर्न शो होने हैं ब्राइट डार्क, वो इंटरफेरेंस से बनने हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि डाइफ्रैक्शन को जो आंखें दी देखने के लिए, वो इंटरफेरेंस नहीं बेसिकली दी, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाती हैं। अब बच्चों इस पार्ट डिफरेंस को हम इस ट्राइंगल से फाइंड करें, तो ये वाली ट्राइंगल को मैं फिर अलग से बनाता हूं, ब्लैक ट्राइंगल ए बी प्राइम और यहां तक सी प्राइम, और ये वाला हमारे पास पार्ट डिफरेंस है जिसको हमने फाइंड करना। यहां पर बनने वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये वाली लाइन जो है ये 90 के सामने जो है यहां पर d/2 है, यानी ये वाला डिस्टेंस d/2। तब हम ट्राइंगल में देखते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड करनी है, और किस चीज का हमें पता है, d/2 का, d/2 इज द हाइपोटेनियस और ये थीटा का बदल। तो कौन सी रेशियो है जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और थीटा के दरमियान में हो, वो है बेटे साइन थीटा। यूजिंग ट्राइंगल ए बी प्राइम सी प्राइम वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर इज बी प्राइम सी प्राइम, हाइपोटेनियस इज d/2। तो d/2 जब मल्टीप्लाई हो जाए, d/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू बी प्राइम सी प्राइम। बच्चों बी प्राइम सी प्राइम की वैल्यू आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहले निकाल ही चुके हैं, वो पुट कर दीजिए। तो d/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2 आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर d साइन थीटा लैम्डा के बराबर आ जाए तो P पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये थोड़ी सी कंडीशन उल्ट लगती है, जैसे कि हमने कभी पढ़ा था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर लें कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सुराख थे, उसमें d साइन थीटा लैम्डा के बराबर आ जाता है, तो वो बेटे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और अगर एक स्लिट रह जाए तो एक स्लिट के लिए d साइन थीटा लैम्डा के बराबर आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव नहीं होती। यहां पर मैं वाजे लिख भी चुका हूं कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो परफॉर्म होगी। और अगर एक से ज्यादा फ्रिंजेस हैं तो फिर आप m लैम्डा को लिखेंगे, d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। m की वैल्यू अब होगी कि सेकंड डार्क के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। यानी जब भी डबल स्लिट के अंदर d साइन थीटा m लैम्डा के बराबर आए तो हम कहते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब सिंगल स्लिट के अंदर, एक स्लिट के अंदर d साइन थीटा m लैम्डा के बराबर आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी डार्क फ्रिंज बनेगी। एक और बेसिक डिफरेंस देखिएगा, डबल स्लिट में दो स्लिट के दरमियान में d होता है, इसमें सिंगल स्लिट का जो साइज है वो d है। ये भी एक इससे डिफरेंस है जो आपने समझना है। और नैरो स्लिट के लिए ये सिर्फ कंडीशन मैंने ड्राइव की है, बाकी तमाम डाइफ्रैक्शन के लिए मैं ये नहीं कह रहा। सिर्फ नैरो स्लिट के लिए जब एक स्लिट हो और उस स्लिट का डिस्टेंस d हो तो उसमें 9 रेज को सपोज किया है, तो पहली रे 9वीं रे के साथ अगर 1 लैम्डा हम पाथ डिफरेंस कंसिडर करते हैं तो पहली और 5वीं के साथ हाफ लैम्डा होगा, इसलिए पहली और 9वीं के मिलने से पहले पहली और 5वीं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये जल्दी मिलेंगी ना, पहले जाके मिल जाएंगे। जब पहली और 5वीं ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, फिर बेटे दूसरी छठी को करेगी, क्योंकि पहली से जितनी ऊपर दूसरी है उतनी 5वीं से छठी है, तो फिर दूसरी और छठी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तीसरी और 7वीं कर देंगे, 4 और 8 वाली कर देंगे, और 9 वाली अकेली रह जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर वैसे डार्क फ्रिंज बनेगी जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो 9 वाली रे की वजह से उस डार्क के अंदर थोड़ी सी इमेजिश हो जाएगी ब्राइट की, जो कि मैं पहले पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसके डार्क और ब्राइट प्योर डार्क ब्राइट नहीं होते, उसमें थोड़ी सी इमेजिश दूसरी चीज की भी होती है। तो यहां पर हम कहेगा फर्स्ट कैंसल आउट द 5th, सेकेंड कैंसल आउट द 6th, थर्ड कैंसल आउट द 7th, 4 कैंसल आउट द 8th, और 9 वाली रे जो है वो इस डार्क के अंदर थोड़ी सी ब्राइट की इमेजेस डाल देगी। तो ये थी जी डाइफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट जो हमने डिस्कस किया।
डाइफ्रैक्शन को पहले हमने डिस्कस किया है, ये डाइफ्रैक्शन के स्पेलिंग गलत है। डाइफ्रैक्शन को पहले हमने डिस्कस किया कि डाइफ्रैक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी। फिर डाइफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट कैसी होती है वो मैंने परफॉर्म कर दिया। नैरो स्लिट का साइज डी लिया, उसमें बहुत सारी रेज जा रही थी, लेकिन मैंने समझने की खातिर 9 रेज को कंसिडर किया। 9 रेज जब जाती हैं और बेंड होती हैं एट एन एंगल थीटा, तो उस वक्त कौन सी आगे जाकर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी वो हमने डिस्कशन की है। पहली 9वीं के साथ पार्ट डिफरेंस लैम्डा अगर बनाती है तो उससे पहले ही पहली और 5वीं हाफ लैम्डा पर होती है, जिस वजह से पहली और 5वीं को कैंसिल कर देगी, दूसरी छठी को, और ऐसे सो ऑन बाकी पैटर्न सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इसमें डार्क फ्रिंज की कंडीशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा आ जाएगी। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।